नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एक और निर्भया जैसे कांड की। एमपी की राजधानी भोपाल में 24 साल की एक बेटी फिर एक दरिंदे का शिकार हुई है। लड़की शाम को वॉक पर निकली थी, तभी एक भेड़िए ने उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई। दर्द से कराती लड़की के साथ आरोपी ने रेप किया, उसे उसके सिर पर पत्थर से वार किया। लड़की का अस्पताल में इलाज जारी और आरोपी सलाखों के पीछे। मगर पुलिस की संवेदनहीनता देखिए। पुलिस ने सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी को भरपूर बचाने की कोशिश की, मगर मामले ने तूल पकड़ा तो मजबूरी में रेप और जान से मारने की धाराएं लगाई गई। लड़की इंसाफ मांग रही है और सियासत जमीन आसमान एक कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये एक्सरे एक लड़की की रीढ़ की हड्डी का है, मगर उससे ज्यादा ये एक्सरे है उस सिस्टम का, समाज का, जिसमें हम रहते हैं, जिसे वैश्य और दरिंदे लगातार फ्रैक्चर कर रहे हैं। शरीर के लिए जितनी जरूरी रीढ़ की हड्डी है, उतनी ही दुनिया में जरूरी बेटियां हैं, मगर उन्हीं बेटियों को भेड़िए नोच रहे हैं। इस बार बेटी से दरिंदगी हुई राजधानी भोपाल में, जहां के कोलार में एक 24 साल की बेटी इवनिंग वॉक पर निकली थी, मगर तभी घात लगाए एक दरिंदे ने बेटी को धक्का देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसके सिर पर पत्थरों से वार किए, उसकी अस्मत लूट ली और उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गया। घटना को 1 महीना बीत चुका है। लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो अपना शरीर नहीं हिला पा रही। वो अपने लिए अब भी इंसाफ की मांग कर रही है। इससे अलग अब जरा पुलिस की असंवेदनशीलता देखिए, जिसने आरोपी पर सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले ने तूल पकड़ा तो अब आरोपी के खिलाफ रेप और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। आई विटनेस था, उसकी निशानदेही पे जो है एक आरोपी को अरेस्ट किया गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया। उस पर पहले पे भी कुछ अपराध है आरोपी के ऊपर, और उसके बाद जो है उसको अरेस्ट कर करके जेल भेजा गया। बच्ची से पूरी टीम जो है संपर्क में है लगातार, और परिवार से संपर्क में है। कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो ताकि कन्विक्शन हो। क्योंकि मामला बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अब सियासत ने भी मामले में तूल पकड़ लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर शिवराज सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। इसके बाद कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उधर जवाब सरकार ने भी दिया, मगर जवाब में कांग्रेस को उसकी सरकार की याद दिला दी गई। इस तरह की घटना निश्चित रूप से हम सबको हिलाने वाली होती है, पर हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारी ही सरकार है जिसने सबसे पहले 12 साल से छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा मिले, इसका प्रावधान किया। फास्ट ट्रैक से उनके अदालत में केस चलें और जल्द से जल्द दोषियों को कार्रवाई हो, यह हमने सुनिश्चित किया है। कांग्रेस को तो अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि उस पर हर मुद्दे पर राजनीति करती है। राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, और यदि राजनीति करेंगे तो इस बात का जवाब दें कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय तो मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर के अंदर बच्चियों के रेप हो जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। पहले भी इनके 15 साल के शासनकाल में 43,000 बलात्कार पर प्लस महिला अत्याचार की घटनाएं हुई है। आज रोज 13 बलात्कार की घटनाएं होती है। प्रशासन के खिलाफ जो काम करना चाहिए पुलिस प्रशासन को, उनमें बैठे जो अधिकारी जो अपनी कर्मठता से काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्री बंगाल में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री सरकार बचाने में लगे हुए हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता इनकी लड़ाई के अंदर पिस रही है। लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही। अब सवाल ये है, बेटी बचाव का नारा, दरिंदों को फांसी की सजा का ऐलान, क्या इन सब से बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी थम रही है? सवाल ये है, क्या लगातार आती रेप की खबरों के लिए क्या अकेले सरकार और खाकी ही जिम्मेदार है? क्या इसके लिए समाज और हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? सवाल ये है, क्या अकेले सरकारें इस बीमारी का इलाज करने में सक्षम हैं? राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी, इसके साथ साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हितेश वाजपेयी जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र जी, हितेश जी और मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
सबसे पहला सवाल मैं हितेश जी आपसे पूछूं, उससे पहले हम दर्शकों को यह जरूर बताना चाहेंगे कि जिन 3 धाराओं का यहां जिक्र हो रहा है उसमें सबसे पहले 16 जनवरी को जब यह मामला सामने आया तो 17 जनवरी को पुलिस ने धारा 354 दर्ज की और 354 के तहत मामले की पड़ताल या तफ्तीश आप कह सकते हैं शुरू हुई। और 354 आईपीसी की धारा कहती है कि किसी महिला की लज्जा की अस्मत लूटने की मंशा से किया गया हमला या अटैक, इसमें रेप क्लियर नहीं होता है लेकिन इस मंशा से किया गया अटैक जिसे आप गंभीर छेड़छाड़ या फिर रेप के लिए किए गए अटैक की धारा कह सकते हैं। 1 महीने तक इसी धारा के इर्द गिर्द मामले की तफ्तीश होती रही और जब यह मामले ने तूल पकड़ा, मीडिया में इसको दिखाया गया, तो उसके बाद अब इसमें 376 यानी कि रेप और 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश की धाराएं जोड़ी गई हैं। हितेश वाजपेयी सर, यह है पुलिस की संवेदनशीलता कि 1 महीने तक पुलिस 354 धारा के तहत पड़ताल करती रही। और आप चूंकि मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, आप बेहतर जानते हैं अगर किसी की रीढ़ टूट जाए, किसी को 42 टांके आए तो उसकी आगे की जिंदगी का क्या होने वाला है। देखिए आसिफ जी, पहली चीज तो ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और इस अपराध में अपराधियों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का डिफेंसिव आर्गुमेंट करना मैं नहीं समझता कि उसका कोई भी स्थान सार्वजनिक जीवन में ना होना चाहिए, ना है। दूसरी बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि प्रथम दृष्टया इस पूरे उसमें प्रशासनिक त्रुटियां दिखती हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को कह के तत्काल इस पर इंटरवेंशन कराया है, जिसकी आपने दिन भर उसकी खबरें भी चलाई हैं और बहुत प्रमुखता से आपने दोनों पक्षों को रखा है। जो इसमें नेग्लिजेंस हुआ है उसको भी रखा है और साथ ही साथ नेग्लिजेंस के उपरांत जो प्रशासनिक कार्रवाइयां हुई हैं उसको भी रखा है। तीसरी बात, ये बात सच है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए कहीं ना कहीं थानों में सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि टीआई कोलार रोड के अधिकार क्षेत्र में यदि इस प्रकार की कोई प्रथम दृष्टया कमजोरी दिखती है तो उनको तत्काल लाइन अटैच किया गया और इंक्वायरी ऑर्डर्ड हो चुकी है जब हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सर, मैं इसमें जरा एक बार फिर आपसे सुनना चाहता हूं, जो टीआई हैं उनको शो कॉज नोटिस अभी तक इशू किया गया है या लाइन अटैच किया गया है? देखिए, उनको वहां से हटा दिया गया है, लाइन अटैच किया गया है और नोटिस देने की कार्रवाई आगे संस्थित हो रही है। और चूंकि ये प्रशासकीय उनका डिपार्टमेंटल अफेयर है तो आप बिल्कुल विश्वास रख के चलिए कि देर रात तक आपको सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी कि प्रशासकीय दृष्टि से किस स्तर की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई त्रुटि रही है। हमारे लिए ओवर द काउंटर इसके ऊपर कमिट कर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सरकार में भी हैं। विपक्ष में होते तो शायद हम जरूर कर सकते थे, लेकिन सरकार में रहकर तथ्यों के आधार पर बात करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हम ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहते जिससे कि उस बिटिया के साथ जो हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की ठेस उससे जुड़े हुए भावनाओं को पड़े। ऑलरेडी शी हैज अंडरगॉन लॉट ऑफ ट्रॉमा और ये स्थितियां नहीं होना चाहिए। और राजधानी में हो चाहे कहीं पर भी हो, सवाल ये नहीं है कि कहां पर है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं वाजपेयी साहब लौट रहा हूं आपके पास। मनीष सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। मनीष सर, सीधी बात है, 16 जनवरी को ब्रूटल रेप हुआ और 17 जनवरी को पुलिस ने मामला दर्ज किया धारा 354 के तहत। उसके बाद पूरा 1 महीना बीत गया। अगर मीडिया इस खबर को नहीं दिखाता तो आगे भी 1 महीना गुजर सकता था उन्हीं धाराओं के साथ। आज जब मीडिया में यह खबर चल रही है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसे प्रमुखता से उठा रहा है, तब जाकर आज धाराएं ऐड की गई हैं 376 और 307। अब जाकर टीआई को लाइन अटैच किया गया, वरना वो टीआई पिछले 1 महीने से उसी थाने में पदस्थ है जिसको गंभीरता से मामला लेना चाहिए था। वो 354 के तहत जांच पड़ताल कर रहा था। बिल्कुल सही है आसिफ कि इस पे आज जो भी रिएक्शन हुए हैं, आज जो दिन भर हमने देखे हैं, आपने चलाए भी हैं, वो केवल उसका आउटकम है। क्योंकि आज कहीं पर ये खबर ब्रेक हुई, किसी ने खबर ये छापी, उसके बाद पूरा प्रशासन या सरकार हरकत में आई।
इसमें जो सबसे बड़ी चूक है आसिफ, जो मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए जिस प्रदेश में इतने सेंसिटिव मुख्यमंत्री हों जो मामा के नाम से मशहूर है, और उन तक भी ये बात नहीं पहुंच पाना, क्योंकि आपको एक मालूम होगा सिस्टम का, एक मुख्यमंत्री जी जब होते हैं तो मुख्यमंत्री की रोज सुबह मीटिंग होती है, उनकी ब्रीफिंग होती है इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। तो ये जानबूझकर जिन लोगों ने दबाया इसको, ये बात वहां तक नहीं पहुंची, जिसके कारण 1 महीने का और उस बच्ची को यातनाएं झेलनी लगी, या उसको वो अटेंशन नहीं मिला जो वो उसको मिलना चाहिए था इस पूरी दुर्घटना के साथ। क्योंकि मैं इसमें उस आदमी से ज्यादा सिस्टम पे दोष दूंगा, क्योंकि जिसने ये हरकत करी वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कोई साइको होगा। मगर पुलिस का जो व्यवहार है, पुलिस का व्यवहार उस दरिंदे से भी बदतर है इस घटना में। ठीक, मनीष सर मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र जी, इसमें हैरानी की बात यह है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि धाराएं हल्की थीं, अब जाकर इसमें धाराएं जोड़ी गई हैं और इंसाफ अब बेटी को आगे मिलेगा, यह हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इसमें एक हैरानी वाली बात यह भी है, 1 महीने बाद वो बेटी मीडिया को बताती है कि अब तक आरोपी की शक्ल उसको दिखाई नहीं गई है। सवाल यह है, जो आरोपी है उसकी पड़ताल होनी चाहिए, उसको सजा अगर वो दोषी पाया जाता है मिलनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी कानूनी असूल हैं कि कम से कम उसकी शिनाख्त तो कराइए। उस बेटी से बेहतर कौन पहचानेगा कि वो कौन दरिंदा है, उसको अभी तक उससे दिखाया नहीं गया, उसकी फोटो तक नहीं पुलिस वाले दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दोषी की बजाय किसी और शख्स को फंसाया जा रहा हो, क्योंकि पहले भी भरपूर बचाने की कोशिश की गई सिर्फ धारा 354 लगाकर। निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले जी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस तरीके से दरिंदगीपूर्ण घटना में जी न्यूज द्वारा इस पूरे मैं सुन रहा हूं सर, आपको बोलिए सर। पूरे के पूरे घटनाक्रम को उठाकर जो आज समाज की आंखें खोलने का काम किया है। जहां तक मैं कहना चाहूंगा, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार भांजियों के मामले में चिंतित होकर रोज कभी कहते हैं पूजन करेंगे, पैर पूजन करेंगे, पैर पूजन करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन सच्चाई जो है कि जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरीके से पुलिस विभाग काम कर रहा है, जो कि आपने दिखाया। जिस मामले में सीधे 376 बनती है और उसमें 354 का अपराध दर्ज करते हैं, और जब मीडिया उठाता है, मीडिया की द्वारा उठाया जाता है, तब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है, गृह मंत्री के संज्ञान में आता है, तो सीधी बात साफ हो जाती है कि यह जानबूझकर इस तरीके के मामलों में पुलिस प्रशासन को छूट दी जा रही है। और इस तरीके से मध्य प्रदेश रेप की घटनाओं में देश में अपना बहुत काला चेहरा स्पष्ट कर रहा है। सुरेंद्र जी, मैं जानता था कि ये इस सवाल पर आप अपना सियासी धर्म जमकर निभाएंगे, आप सरकार को कोसेंगे, लेकिन मैं आपसे छोटा सवाल पूछता हूं। सुरेंद्र जी, हमारे लाखों रिपोर्टर्स नहीं हैं, हमारे लाखों स्ट्रिंगर्स नहीं हैं, हमारे स्ट्रिंगर्स रिपोर्टर्स पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन आप ही दावा करते हैं कि गली गली में आपके कार्यकर्ता हैं। भोपाल राजधानी में 1 महीने तक बेटी को इंसाफ नहीं मिला, बतौर विपक्ष आपको भी जानकारी नहीं मिली। आप मीडिया का इंतजार कर रहे थे कि कब ये खबरें खुलें, उसके बाद फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सड़कों पर आप हंगामा करें, क्यों सर? मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, आप देखिए पुलिस व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है कि आज सारे के सारे मामलों को दबाया जाता है, दबाकर रख लिया जाता है कि सोसाइटी में वो सामने ना आ सके। इस तरीके से बहुत सारी, ये तो राजधानी में हो रहा है जहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राज्यपाल सब बैठे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये घटनाएं घट रही हैं, और इन घटनाओं को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी महिला बाल विकास के माध्यम से, तमाम सारी योजनाओं के माध्यम से जो फंड उठाकर सोसाइटियल मैसेज देते हैं, पुलिस में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस सामुदायिक केंद्र लगाए गए, प्रशिक्षण दिए गए, भाषण दिए गए, लेकिन वास्तविक जानकारी से समाज को नहीं जोड़ा गया। एक दल विशेष के लोगों को जोड़कर ये सारा सिस्टम चलाया गया। जहां तक रही हमारे दल की बात, तो हम लोगों की भी ये बात सही है कि हम लोगों के संज्ञान में लाने के पीछे पुलिस सिस्टम जो है जानबूझकर ऐसी घटनाओं को पर्दा डाल के रखा है जिससे कि सच्चाई ना आ सके। और वजह यह है कि एक 1.5 महीने के अंतराल से 376 जैसी महिला घटनाएं मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। इसलिए ये बात सही है
आपका कहना भी सही है कि हमारे कार्यकर्ता होने के बावजूद भी मिथ्या जानकारी के आधार पर प्रशासन इस सारी जानकारी छुपा रहा है। मैं लौट रहा हूं सुरेंद्र जी आपके पास। वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी साहब, बात है संदेश की, बात है मैसेज की। जिस प्रदेश में फांसी की सजा का कानून हो रेप के मामलों में, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री साफ साफ कहते हैं कि बदमाश और माफिया संभल जाओ, नीचे स्तर के अधिकारी, आईएएस स्तर के या टीआई स्तर के, उन तक ये मैसेज क्लियर नहीं है क्या? देखिए, मुझे लगता है प्रशासनिक सुधारों में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप उठा रहे हैं। मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाते भी इस बात को जानता हूं कि जब हम लोगों के यहाँ मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए एक्ट्स बने थे तो एक एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन नाम की चीजें होती हैं और उसके तहत किसी भी नेग्लिजेंस को देखा जाता है इंटेंशन के हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है पुलिसिंग में भी इसके प्रावधान अब होना चाहिए, क्योंकि ये बात सच है कि यदि पुलिसिंग में भी यदि मिस्टेक इस स्तर पर होती हैं तो उससे किसी की जिंदगी अफेक्ट होती है। जैसा मनीष जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि उस बिटिया ने 1 महीने भोगा होगा और इससे नकारा नहीं जा सकता। शी हैज अंडरगॉन लॉट ऑफ ट्रॉमा और कुछ भी हो सकता था इस दौरान उसके साथ में। इसी प्रकार कई बार शायद इन एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन की वजह से थानों में जो होता है, कई बार लोगों की जान भी हो सकता है चली जाती होगी या उस स्तर का नुकसान उनको हो जाता होगा। इससे नकारा नहीं जा सकता आसिफ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन ऐसी घटनाओं के आधार पर, ठीक है, हम एक प्रशासनिक रूप से तो हम उसको एड्रेस करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई की भी जाएगी जिसने इसमें नेग्लिजेंस किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन के आधार पर जो एक नेग्लिजेंस की संभावना है उस पर सख्त कानून बनेंगे तो थानों में भी ये घटनाएं होना, और बहुत सारे देशों में ये है, बहुत सारे देशों में पुलिस अकाउंटेबल है लॉस के लिए। मतलब ऐसा इतना आसान नहीं है कि कोई आदमी यदि थाने आता है तो आप उसको इतनी आसानी से बरी करके भेज देंगे, उसको बिना सुने या उसको उसकी सुनवाई में कमजोरी करके। ये हमारी स्वेच्छाचारिता पर या पॉलिटिकल डिसीजन पर निर्णय नहीं करता। ये पुलिसिंग के अंदर एक इनबिल्ट व्यवस्था होना चाहिए कि यदि जरा सी भी एरर होती है तो उसका पनिशमेंट इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो उस जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी है उसको इतना अलर्ट रखे कि उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि उससे नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं तो डीओटी होता है, डेथ ऑन टेबल जिसको बोलते हैं, ये बहुत रेयर घटना होती है किसी के साथ, तो ये इतनी आसानी से एंटरटेन नहीं की जा सकती साहब। कोई भी व्यक्ति हमको अपना शरीर सौंपता है कि आप इसको ऑपरेट करिए और हम उसमें कोई नेग्लिजेंस की गुंजाइश नहीं रख सकते। सर मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। मनीष सर, पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस में सुधार, कार्यप्रणाली में सुधार, ये बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन घर से किस तरह के संस्कार, किस तरह की शुरुआत हो रही है? उसके बाद हम ये जानते हैं कि रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में है। उसके बावजूद अगर इस तरह के मामले थम नहीं रहे हैं तो क्या इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि अगर एक जिले में बस नहर में समा जाती है, 51 लोग 50 लोग मर जाते हैं तो अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। एक बेटी के साथ अगर बलात्कार हुआ, जान से मारने की कोशिश की गई तो उसमें 354 के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं। क्या ये एक वजह नहीं है? बिल्कुल आसिफ, अभी पिछले कई दिनों में, और मतलब ये किसी सरकार की बात नहीं है, जो सिस्टम हमारे यहाँ बन गया है, कोई सी भी सरकार रहे, आप देखो सरकार तभी जागती है जब कुछ घटना सामने आ जाती है। अब जैसे जिसका आपने सीधी का हवाला दिया, अब वो जो मोड़ है वो उस पर काम शुरू हो गया है। तो क्या हम 51 लोगों की बलि का इंतजार कर रहे थे? वैसे ही इसमें देखिए आप, जब ये घटना हुई है और इसको दूसरे सेक्शन में रिपोर्ट किया है, रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया, इसका मतलब है कि ये एक सिस्टम बना हुआ है हमारे प्रदेश में, जिसको अंडर रिपोर्टिंग की कई बार बात आती है कि हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं और वो रिपोर्ट नहीं होती। तो ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। और सबसे ज्यादा इसमें जो चिंता वाली बात है वो ये है कि आपने किसी को, जैसा बताया जा रहा है कि भाई उनने एक अपराधी को अरेस्ट भी कर लिया है, बट उसकी शिनाख्त नहीं कराई। अब वो भी सही है कि नहीं? और दूसरा, आज जो पुलिस के अधिकारी बैठे बैठे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उन पे एसआईटी गठित हो गई, तो ये इन सब की भी खामी है। क्योंकि अगर कोई टीआई नाकारा है तो इसका मतलब है उसका सीएसपी भी नाकारा है, और सीएसपी नाकारा है तो मतलब एसपी और आईजी भी। सर वैसे इत्तेफाक की बात है कि जो एसआईटी बैठाई गई है इस मामले में, उसमें सीएसपी स्तर के अधिकारी को ही उस एसआईटी की जिम्मेदारी दी गई है।
अब उसमें उम्मीद यही करते हैं कि निष्पक्ष और पूरी जांच मिले। सुरेंद्र जी, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, दिखा रहा है इस पूरे मामले की। डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब आपने धारा ही 354 जोड़ी थी तो पूरा इन्वेस्टिगेट आप कैसे करेंगे? अब जाकर जब प्रेशर पड़ा तब आप 376 और 307 के तहत आप मामला दर्ज करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं आसिफ कि धाराओं के अधीन देखिए, इसमें टेक्निकली मैं एक बस इंटरवेंशन करना चाहता हूं। मतलब एक मिनट वाजपेयी साहब, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कुछ, एक मिनट वाजपेयी साहब। ग्रीवियंसेस की धाराएं तो जुड़ जाती हैं, तो इसीलिए जब अपराध की जांच होती है धाराओं की नहीं होती दोस्त। तो यदि इफ द कंप्लेनेंट इज सेइंग दैट कि हमारे साथ ऐसी, सर आप भी बेहतर जानते हैं हितेश वाजपेयी साहब, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। 2 से 3 दिन के अंदर एमएलसी हो जाती है, रेप की पुष्टि हो गई होगी। जब रेप की पुष्टि होगी तो उसके बाद 376 क्यों नहीं लगाई गई? 1 महीने क्यों इंतजार किया गया? आप भी बेहतर जानते हैं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया साहब, बहुत धन्यवाद आपका वाजपेयी साहब। इसके साथ साथ मनीष सर, सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, समाज और सिस्टम 2 चीजें हैं जो मिलकर इस तरह की कुरीतियों को दूर करेंगे, जो इस तरह के पापों से हमें मुक्त कराएंगे। लेकिन क्या दोनों तरफ से जिम्मेदारी निभाई जा रही है? समाज में अगर आपके घर में बेटे हैं तो क्या आपने कभी बेटों से खुलकर बात की इन चीजों के बारे में कि आप महिलाओं का सम्मान करें, इस तरह की चीजें ना करें? कभी आपने खुलकर बात की है? हम सरकारों को अमूमन दोष देते हैं, और रही बात सरकारों की जिन पर जिम्मेदारी है, सिर्फ कानून बनाने से रेप या अपराध थमते नहीं है, उसके कन्विक्शन तक, उसको सजा मिलने तक बहुत बड़ी अहम कड़ी है। और दूसरी बात यह कि जिस प्रदेश में बच्चियों से रेप के लिए फांसी की सजा हो, वहां अगर रेप के मामले में सिर्फ 354 के जरिए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या बेटी को पूरा इंसाफ मिल पाएगा? यही वो तमाम सवाल थे जिनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे।